हेलो जी, वेलकम टू लेगेसी। वी आर ऑन यूनिट नंबर 3 एचआरएम। यहाँ पे हमें दो चीजें याद रखनी है। पहली बात, हम ना ही एम्प्लॉय है ना ही हम एम्प्लॉयर है, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। कितने एम्प्लॉय आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो देखना, वो सीखना, वो समझना हमारा पर्पस है। दूसरी चीज कि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, तो आपको स्पीड अपने स्वाद अनुसार चेंज करनी है। यूट्यूब में ऑप्शन रहता है स्पीड को चेंज करने का। अगर आपको तेज लग रही है तो थोड़ा स्लो कर लो, स्लो लग रही है तो थोड़ा तेज कर लो। ओके, यूनिट 3 टैलेंट एक्विजिशन। इसमें हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या सोर्सेज रहते हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या रहती है, रिक्रूटमेंट के अल्टरनेटिव क्या क्या रहते हैं, सिलेक्शन क्या होता है उसमें, इंडक्शन और सिलेक्शन के बाद इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है, इंडक्शन की प्रोसेस क्या रहती है, और फिर क्वेश्चन आंसर समरी होगी। ठीक है। सो जो भी और कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो बेस्ट एम्प्लॉइज को, जो उसको बेस्ट रिजल्ट दे सके, उनको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो करी जाती है उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एम करती है क्वालिफाइड, मोटिवेटेड और कॉम्पिटेंट लोगों को। इन तीनों का मतलब क्या हो? क्वालिफाइड जिन्हें क्वालिफिकेशन है, मोटिवेटेड जो काम करना चाहते हैं, और कॉम्पिटेंट मतलब जिन्हें काम आता है, उनको अट्रैक्ट करे, जो कि कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहे, शॉर्ट टर्म के लिए ना रहे। एक ऐसा टूल, टैलेंट पूल क्रिएट कर सके जो कि अनेबल कर सके सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, सबसे अच्छे लोग हमारे पास आ सके। और ये रॉन्ग या पुअर रिक्रूटमेंट अगर आपने कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म बहुत सारे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो काम होगा वो सब स्टैंडर्ड होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, और इनफेक्टिव स्टाफ जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें हम हायर करते हैं राइट नंबर ऑफ पीपल को फॉर द राइट टाइप ऑफ द राइट पीपल ऑफ द राइट टाइप एट द राइट प्लेस। ये प्रोसेस रहती है जिससे हम जनरेट करते हैं पूल, जिसमें क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स रहते हैं जॉब के, जो कि अप्लाई करते हैं। उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन सही रहेगा। रिसीविंग द एप्लीकेशन एंड देन स्क्रीनिंग द एप्लीकेंट। स्क्रीनिंग से हम निकाल लेते हैं हमें कौन सा एम्प्लॉय चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, उसको हम निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर्म द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस विच कंटिन्यूज विद सिलेक्शन एंड सीजर विद द प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे रिक्रूटमेंट क्या होती है, अलग अलग सोर्सेज क्या क्या रहते हैं रिक्रूटमेंट के, फिर अलग अलग स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, अल्टरनेटिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, सिलेक्शन क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स क्या होती हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस क्या रहती है। सो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो सोर्सेज ऑफ जो फॉर्म है रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि हम कैंडिडेट को इस तरीके से एडवर्टाइज, हमारी जॉब को इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं, उसकी फीचर्स को इस तरह से बताते हैं कि लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करते हैं, और फिर हम उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी लोग हैं उसमें से हम सेलेक्ट करके प्रमोट कर देंगे लोगों को, और जो वैकेंसी बच जाएगी उसको भी इंटरनल लोगों से फिल कर देंगे। और एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर से। तो इंटरनल सोर्स में क्या होता है कि हम रिक्रूट, डेवलप और प्रमोट करते हैं एम्प्लॉइज जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी। ये कॉस्ट इफेक्टिव वे रहता है, ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसके पास स्किल और नॉलेज जो कंपनी के लिए है वो ऑलरेडी है। उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा अगर हम उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही बड़ा बड़ा रोल देंगे और किसी बाहर वाले बंदे को नहीं लाएंगे। ये कुछ कुछ तरीकों से हो सकता है। क्या क्या तरीका है? सबसे पहली बार ट्रांसफर करने से। हम एक जॉब से दूसरे जॉब में किसी को ट्रांसफर कर दे तो उसका लेवल चेंज हो जाएगा और उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से वो बाहर से जहां से उसको पैसा मिल रहा है वहां नहीं जाएगा। दूसरी चीज होती है प्रमोशन। पहला हो गया ट्रांसफर कर दिया हमने उसको, सेम ही लेवल पे ट्रांसफर कर दिया। दूसरा होता है प्रमोशन, मतलब एक पोजीशन से उसको हायर पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया, जिससे उसकी पैसा बढ़ गया। जहां पे ट्रांसफर होता है उसमें उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही थी, प्रमोशन में उसकी सैलरी बढ़ती है, और इसकी वजह से वो कंपनी को छोड़ता नहीं, उसकी राइट्स और ड्यूटीज बढ़ जाती है, नई चैलेंजेस आ जाते हैं उसके पास, जो कि कॉम्पिटेंट लोगों को अच्छे लगते हैं। फिर रिटायर्ड एंड रिटर्न एम्प्लॉइज। इस केस में क्या होता है? जब बहुत ज्यादा डिमांड होती है, शॉर्टेज रहती है सप्लाई की इंडस्ट्री में, तो जो लोग रिटायर कर रहे हैं हम उन्हें बोलते हैं कि आप 2-4 साल और रुक जाइए, और हमको एक्स्ट्रा पेमेंट में या सेम पेमेंट पे आपको और एक्सटेंड कर देंगे, और आपके रिटायरमेंट को एक्सटेंड कर देंगे, और आप थोड़े और टाइम के लिए हमें हमारे साथ काम कर लीजिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हमें नए लोगों को लाके वापस से ट्रेन नहीं करना पड़ता, और इन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। एम्प्लॉय रेफरल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी रिक्रूटर है वो रिकमेंड करता है नाम उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है? और जो रिकमेंड करता है उसको मॉनिटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अभी ये जो बेनिफिट है एम्प्लॉय रेफरल का, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो रेफर कर रहा है उससे उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल गई जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है। और अब जब आप किसी और से रेफरल के थ्रू आ रहे हो तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी और के रेफरल के थ्रू आ रहे होते हो तो आप वन को, तो ये हमने देखा एम्प्लॉय रेफरल। फिर हो गया जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग में क्या होता है कि जो कंपनी है वो पोस्ट करती है उसकी करंट और एक्सपेक्टेड वैकेंसी किसी भी बुलेटिन में, किसी भी इकोनॉमिक मीडिया में, किसी कॉमन पोर्टल में। इससे जो एम्प्लॉय उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी करियर शिफ्ट करने की और उसे ग्रो करने की। अगली चीज होती है डिसीज और डिसेबल एम्प्लॉयज। अगर किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज है जो कि डिसीज हो गए, डिसेबल्ड हो गए, तो उनके जो रिलेटिव्स है जो कि सेल्फ सफिशिएंट
नहीं है, वो उनके रिलेटिव्स या उनके डिपेंडेंट्स को जॉब दे देती है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। और जो कंपनी में जो वैकेंसी आई वो ऐसे लोगों को जॉब दे दी जाती है। उसके बाद होती है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, जब हम कंपनी के बाहर से किसी लोगों को रिक्रूट करते हैं, इसमें लोग जो है वो एक्वायर करते हैं स्किल्स को, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और डाइवर्सिटी आती है डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग ओपिनियन सबको मिल पाते हैं कंपनी को। इसमें कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं, सबसे होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, फ्रेश टैलेंट आपको मिलता है, जिससे आपको, जिसमें आप फोकस करते हो नॉलेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे और टैलेंट्स पे। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग तो नहीं, नए लोग हैं, फ्रेश रिक्रूट्स है। यहाँ पे आप मैनेजमेंट कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, एमबीएस वगैरह को जॉब हायर करते हो, वहां से आता है। दे हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि एनालिटिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज एक्सेट्रा बिफोर सिलेक्शन। मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कंसल्ट दूसरा होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेंट लगता है जो कि एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव, जो कंपनी है उसका रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है, और वो लोगों को, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को हायर करता है। जिनके पास स्पेसिफाइड ट्रेनिंग है, जिनके पास स्पेसिफाइड नॉलेज है, उनको ही रिक्रूट करता है। तो कंपनी में जो लाइन मैनेजर उसका काम खत्म हो जाता है और कंसल्टेंट ही काम करता है। तीसरा होता है एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो। इस केस में क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हो तो आप प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीजमेंट देते हो और लोग उससे अप्लाई करते हैं और आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप वाइड रेंज ऑफ लोग पे, आप स्पेसिफिक ग्रुप को भी फोकस कर सकते हो, जैसे कि आप बिजनेस जर्नल में एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इस केस में एडवर्टीजमेंट में कंपनी का नाम होता है, जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, जो सैलरी पैकेज है जो आप देने वाले हो वो आप मेंशन करके रखते हो। यहाँ पे ब्लाइंड एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है। ब्लाइंड एडवर्टीजमेंट क्या होती है, यहाँ पे फर्म का नाम नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हम कोई इंटरनल वैकेंसी जो है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसको हम निकालना चाहते हैं बिना बताए कि हम अभी तेरे को निकालने वाले हैं, तो हम पहले ही एडवर्टीजमेंट देके किसी और बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको बोलते हैं कि तू निकल जाए यहाँ से। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में। फिर ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है, एक पूरा डेटाबेस रहता है, जितने भी जॉब सीकर्स हैं, मतलब जिन लोगों को जॉब चाहिए, उनका एक डेटाबेस बना के रखा जाता है, और इसको पब्लिश करा जाता है अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में, अलग अलग रीजनल कन्वेंशन में। और इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, जिससे कि जिसको जॉब चाहिए वो यहाँ से आके जॉब ले लेता है। अगली चीज होती है वॉक इन इंटरव्यूज। वॉक इन इंटरव्यूज में क्या होता है कि कोई इसमें शेड्यूल वगैरह नहीं होता है। वॉक इन इंटरव्यू आप जाइए अपना सीवी लेके, टाइम और लोकेशन इंटरव्यू का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा रहेगा, तो वहां पे जाइए आपका सीवी लेके, आपका इंटरव्यू अगर आपको सब सही चीज लगी तो आप अगले स्टेप से ले जाएंगे, नहीं तो वहीं से वापस चले जाएंगे। जॉब फेयर में क्या होता है कि एक पूरा मेला लगता है एक ही रूफ के अंदर, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर वो भी आता है और जो कैंडिडेट है वो भी आता है। कैंडिडेट अपना रिज्यूमे लेके आता है, और जो एम्प्लॉयर है उसके पास जितनी वैकेंसी है वो सब लेके आता है, और अपने कार्ड एक्सचेंज हो जाती है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है, और दोनों को यूज करने में पता चल जाता है। तो इसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है। अभी जो इसके ये इंटरनल सोर्सिंग है और एक्सटर्नल सोर्सिंग है, दोनों के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है। तो मेरिट्स क्या क्या है, मतलब फायदे क्या क्या इंटरनल सोर्सिंग के, इसमें टाइम कम लगता है, ये ज्यादा रिलायबल है क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, इसमें कोई इंडक्शन या ट्रेनिंग जरूरत नहीं पड़ती है। इससे मोटिवेशन बढ़ जाता है, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनका, ये मोरल बूस्ट करता है एम्प्लॉयज का, और रिड्यूस करता है एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उसके रेशियो को हम कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। फिर ये एक स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी इंक्रीज करती है एम्प्लॉयज के अंदर। अभी इसका नुकसान क्या होता है इंटरनल सोर्सिंग के, कि इससे हमें नया ब्लड नहीं मिलता है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं मिलते, जैसा काम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी वैकेंसीज होगी वो सारे हम अभी के लोगों से ही भर देंगे। मान लो हमारे पास 100 वैकेंसीज हो रही हैं, लेकिन पूरे के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास नीचे वाले लेवल पर 100 लोग ऐसे हो जिनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज हो, तो हमें बाहर से चीजें लानी पड़ती, बाहर से लोगों को लाना पड़ता है। ये जो पोजीशन है, कभी कभी जो पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज ट्रांसफर्ड और प्रोमोटेड फॉल्स वेकेंट। कभी कभी जो पर्सन है जो ट्रांसफर या प्रमोट हो गया वो हमेशा वेकेंट ही रह जाएगी, अगर हम सिर्फ इंटरनल सोर्स पे रिलाय करेंगे तो। और इससे बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है दूसरे एम्प्लॉइज में, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ही एम्प्लॉइज को के प्रति बायस हो रहा है, उनको प्रमोट करा जा रहा है बार बार और हमें नहीं करा जा रहा है। अभी एक्सटर्नल सोर्सेज के भी कुछ फायदे होते हैं, मतलब हम जब बाहर से लोगों को लाते हैं कि इससे हमें फ्रेश ब्लड मिलता है, जो कि इनोवेटिव आइडियाज लाता है, जिनमें मोटिवेशन रहती है। इससे ये ऑफर करता है एक वाइडर पूल फॉर सिलेक्शन के लिए, लोग जिनमें से हम सिलेक्शन करेंगे वो हमारा पूल बड़ा हो जाता है। इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, जिससे कि और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी ज्यादा काम करते हैं नए लोगों के साथ मैच करने के लिए अपने स्किल्स को। और इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि नए मेथड्स, नई अप्रोचेस आती हैं जिससे हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड। फिर लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होते हैं कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, नए लोगों को अट्रैक्ट करना, उनको टेस्ट करना, और अगर मान लो आपको सही लोग नहीं मिले तो आपको पूरी प्रोसेस वापस करनी पड़ती है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है, कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है, इन सबको पैसे भी देने पड़ते हैं। फिर इसकी वजह से डिमोटिवेट हो सकते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, भाई हमें हमें प्रमोशन मिलना चाहिए था, बाहर वाले को दे दे रहे हो। फिर हर बार कोई नया वाला बंदा आ जा रहा है, ये लेस रिलायबल होता है इंटरनल सोर्स से, क्योंकि जो बंदा आया
जिसको आपने इंटरव्यू लिया, जिसका टेस्ट किया हो, जरूरी नहीं है कि वो असल में भी काम उतना ही अच्छा करता हो सकता है उसका इंटरव्यू किससे अच्छी हो लेकिन उसे काम अच्छे से नहीं आता हो, तो इससे डिमेरिट भी हो सकता है। अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, व्हाट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस? जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनका एक पूल बनाते हैं और फिर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जब हम सेलेक्ट करते हैं पूरे पूल में से तो उसे कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अभी प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी वैकेंसी, वैकेंसी मतलब कौन सी जगह खाली हुई, और इवेल्युएट करते हैं कि कौन से टाइप के लोगों की जरूरत है। मतलब वैकेंसी अगर एक सीईओ की पोजीशन गई तो सीईओ की पोजीशन में हम मैकेनिक को तो नहीं ला देंगे, उस सीईओ की पोजीशन में जो रिक्वायर्ड नीड्स है उसके हिसाब से बंदा लाना पड़ेगा, जो रोल है, जो टीम है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम और कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। फिर हम पहले सक्सेसफुलनेस ऑफ द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी देखी जाती है कि जिस तरीके से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। उसके लिए एक रिक्रूटमेंट यील्ड रेशो होता है। ये रिक्रूटमेंट यील्ड रेशो रहता है कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की हमें जरूरत है उसके लिए कितने लोगों ने कितने लोगों को हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। आपको समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। देखो, तो जो रिक्रूटमेंट यील्ड रेशो है जिसको हम WYR बोलेंगे अभी से, इसमें देखो कि जो आपकी सीवी फॉरवर्ड हुई टू द शॉर्टलिस्टेड, उसका रेशो, जितने लोगों को इंटरव्यू करा टू द कितने लोगों को हमने ऑफर कर दिया, कितने लोगों को ऑफर करा उसमें से कितने लोग प्लेस हो गए। तो समझो एग्जांपल्स हैं कि मान लो 3000 एप्लीकेंट्स से हमें 3000 एप्लीकेंट्स हमने एडवर्टीजमेंट दी, हमें 3000 लोगों के रेज्यूमेज आए, उसमें से 300 लोग ही हैं जो क्वालिफाई कर पाए, दे आर फिट टू जॉब। तो इसका कितना हो गया? इस प्रोसेस का 10:1 हो गया रेशो। फिर जो 300 रेज्यूमेज हमें आए उसमें से 60 ही लोग हमने सेलेक्ट करे जो इंटरव्यू लेवल पर गए, तो इसका रेशो हो गया 5:1। फिर और फर्दर जो 60 लोग आए उसमें से सिर्फ 40 ही लोग थे जो जिनको हमने जॉब ऑफर करा, और जो 40 लोगों को हमने ऑफर करा उसमें से 30 ही लोगों ने एक्सेप्ट करा, तो इसका रेशो हो गया 4:3। तो टोटल कितना हुआ? 3000 जो हमारे पास रेज्यूमेज आए थे उसमें से सिर्फ 30 लोगों को सेलेक्ट हुए, तो टोटल यील्ड रेशो कितना हुआ? 100:1। मतलब अगर मुझे 20 वैकेंसीज है मेरे पास तो मुझे उसका 100 टाइम्स 2000 कैंडिडेट्स का कम से कम मुझे रेज्यूमे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं 20 प्लेसेस को फिल कर पाऊंगा। समझ रहे हो ये रेशियो क्यों जरूरी होता है? इसको हमें टेस्ट करना पड़ता है, इसमें हमें इवेल्युएट करना पड़ता है किस नंबर, तो हमने देख लिया कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें आने पर, हमें ये भी देखना है कि किस तरीके के लोग हमें टारगेट करने हैं। इसके लिए हमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियरली स्टेट करना पड़ता है जो हमने पहले देखा हुआ है। अभी सोर्सिंग स्ट्रेटजी, कई सारी सोर्सिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो कंपनीज हैं इंटरनली रिक्रूट कर सकती हैं या फिर एक्सटर्नली आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्रूट कर सकती हैं। आउटसाइड में क्या ऑप्शंस होते हैं? कैंपस इंटरव्यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं, जॉब अफेयर्स या कंसल्टेंट्स के थ्रू रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। फिर सर्चिंग एंड सेलिंग, सर्चिंग एंड सेलिंग का क्या मतलब हुआ? सर्चिंग तो हमने समझ गया, सर्चिंग मेथड से हम लोगों को सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग लेंगे, कॉलेज से ले आएंगे, दूसरे कंपनी से लेके आ जाएंगे। सेलिंग का क्या मतलब होता है? कंपनी अपने आप को बेचती है, मतलब अपने आप को प्रमोट करती है, सोशल मीडिया पे बताती है कि हमारा ये वर्क अच्छा है, हमारा ऑफिस अच्छा है, हमारा वर्क कल्चर अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हमारा, ताकि जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, ताकि इनफ नंबर ऑफ लोग अप्लाई कर सकें हमारे जॉब के लिए, जिसमें से हम सेलेक्ट कर सकें जो लोग हमें पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए। अब इसके लिए ये जरूरी है कि जो मीडियम है कम्युनिकेशन का वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है। इससे क्रेडिबिलिटी जो मीडिया की है वो इम्पैक्ट करती है सक्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब अगर आप किसी एक स्पेसिफाइड बंदा जो कि रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करता है उसके थ्रू आओगे, उसके थ्रू किसी एक बंदे को सेलेक्ट करोगे जिसने सेलेक्ट करके रखा है, उसको वो बोल रहा है कि मेरी गारंटी है, इसको सारा नॉलेज है, मैंने इसके टेस्ट वगैरह देखे हैं, और आप किसी भी रोड चलते इंसान को ले लोगे तो दोनों में फर्क रहेगा। तो जो मीडियम है कम्युनिकेशन का वो बहुत जरूरी होता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो सेव करती है ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी अगर आपने अच्छे से करा तो। इसमें क्या होता है कि इसका मेन पर्पस रहता है कि किस कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए। पूरा आपके पास लार्ज पूल है, उसमें से आप कुछ लोगों को निकाल दोगे और कुछ ही लोगों को आगे भेजोगे इंटरव्यू के लिए। तो ये कैसे डिसाइड होता है? स्किल्स और एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर। मतलब अगर मुझे किसी को सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना है तो उसके पास पीपल स्किल्स होनी चाहिए, उस चीजों को बेचना आना चाहिए, उसको लोगों से डील करना आना चाहिए। तो ये स्किल्स और एट्रीब्यूट्स हैं, उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड डिग्री है तो आप रहो, नहीं तो फिर आप बाहर निकल जाओ। इसमें हम जो विजिबली अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको बाहर कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो पोटेंशियली गुड एम्प्लॉइज उन्हें आपको रिजेक्ट नहीं करना है। मतलब हो सकता है उसके पास अभी नॉलेज नहीं है लेकिन वो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत इंटरेस्टेड है जॉब के लिए, तो फिर आपको उसको रखना चाहिए। ठीक है, फिर इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में क्या होता है कि हम कंट्रोल रखते हैं ओवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अलग अलग एस्पेक्ट्स को, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं? सबसे पहले कॉस्ट, जो कॉस्ट हमने इंकर करी है रिक्रूटर की सैलरी, रिक्रूटी नहीं, मतलब जो बंदा रिक्रूट कर रहा है, जो एचआर मैनेजर है, जो एक्सपर्ट है,
जो इंटरव्यू ले रहा है, जो ओवर टाइम और आउटसोर्सिंग वैकेंसीज, जब जब वैकेंसी हुई है तो हमने जो किसी और आउटसोर्स कर दिया कि कोई जब तक नया बंदा ट्रेन हो रहा है तब तक कोई और काम करेगा, तो उस समय कितना कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट भी हमें ध्यान में रखनी है कि वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो टाइम स्पेंड हुआ मैनेजमेंट का, दूसरे एक्सपर्ट्स का इस जॉब डिस्क्रिप्शन को, स्पेसिफिकेशन को बनाने में, उसे हम वो कंट्रोल में रहे कि नहीं, वो हमें देखना पड़ता है। जो फाइनल नंबर ऑफ रिक्रूट्स जो कि सेलेक्ट हुए, वो रियल रेशो के हिसाब से आए कि नहीं। मान लो कि हमें 20 वैकेंसीज है, उसमें सिर्फ 40 ही हमारे पास रिज्यूमेज आए, तो फिर तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 100:1 का रेशो है। फिर जो मैनेजमेंट है वो मेजर करता है क्वालिटी ऑफ द न्यू रिक्रूट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ रिक्रूट्स आ गए, वो हमें देखना है कि जो क्वालिटी ऑफ द न्यू रिक्रूट्स, कैसे देखेंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका टर्नओवर रेट मतलब सेपरेशन रेट कैसा है, उनका रिटेंशन रेट कैसा है। इससे हमें पता चलेगा हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही जा रही है कि नहीं जा रही है। अगली चीज होती है अल्टरनेटिव टू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और इसमें अगर कोई इंप्लॉय को हमने हमारे पास रख लिया तो वो परमानेंटली हमारे पास आ जाता है, उसको सेपरेट करना, फर्म से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब काम कम हो जाता है किसी भी इन्फ्लेशन या मार्केट में कोई डिमांड फ्लक्चुएशन की वजह से ओवर स्टाफिंग हो जाती है तब। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं इसके। सबसे पहला क्या होता है कि आप ओवर टाइम दे दो, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनसे आप बोलो क्या थोड़ा ओवर टाइम कर लो, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे। जो बियॉन्ड वर्किंग आवर्स आप काम करोगे उसके लिए, इसलिए एक्स्ट्रा वेजेस रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन करा था। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है कि लोग अपने फुल पोटेंशियल पे पहले ही काम नहीं करेंगे ताकि मैं ओवर टाइम करूंगा तब मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। दूसरी चीज होती है टेम्पररी एम्प्लॉइज। टेम्पररी एम्प्लॉइज क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म पोजीशंस को फिल करने के लिए 1 या 2 साल के लिए, जब तक पीक वर्कलोड चल रहा है, बहुत ज्यादा काम है, उस थोड़े से टाइम के लिए हम लोगों को रख लेते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए। इससे हमें टाइम बचता है, इससे हमें रिक्रूटमेंट की जो एक्सपेंसेस है वो नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लोग लॉयल नहीं रहेंगे आपकी कंपनी के साथ। अगर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो वहां पे चले जाएंगे। फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है? सब कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक आपको पूरा सा काम मिला, उसका एक छोटा सा पार्ट को आप निकाल के किसी और को देते हो कि तू मुझे ये छोटा पार्ट जो है पूरे काम का वो मुझे करके देते हो, उसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और आउटसोर्सिंग में हम पूरा का पूरा काम किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं। इसमें हम किसी आउटसाइड स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं जो कि एक पार्ट ऑफ द वर्क को हमें करके दे देता है, ये एक्सपांड कर देता है। ये अगर हमें सारा काम खुद से करने की इच्छा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमें पूरा काम करना है और हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है और स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हमें खत्म करना है तो हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी चाहिए। फिर एम्प्लॉय लीजिंग। एम्प्लॉय लीजिंग क्या होता है? देखो, जो बहुत सारी हॉस्पिटल्स रहती है उसमें नर्सेज आपको मिलती है। नर्सेज कैसे मिलती है? किसी नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग एजेंसी के थ्रू मिलती है। वो एजेंसी क्या करती है? नर्सेज को अपने पास रिक्रूट करके रखती है, उन्हें ट्रेन करके रखती है, और टाइम टाइम से उसमें से नर्स आती जाती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई 2 बंदे भेजी तो वो वहीं काम करेंगे जीवन भर के लिए, नहीं, उसमें से नर्स आती जाती रहती है। 3 महीने काम करेंगे, फिर 4 महीने काम करेंगे, जैसे भी कंपनी बोलेंगे उसके हिसाब से। एक और एग्जांपल है सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड्स आप देखते हो सोसाइटी में, पुणे वगैरह में, वो चेंज होते रहते हैं क्योंकि जो कंपनी है वो एजेंसी की तरह काम करती है, वो एम्प्लॉय लीजिंग कर रही है, वो एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं लगा रही है। आप जो सोसाइटी है वो कंपनी को एम्प्लॉय करती है और कंपनी एम्प्लॉय चेंज करती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कंपनी है उसको अलग से लोगों को हायर ले ऑफ नहीं करना पड़ता है, अपने आप जो एजेंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन को नए नए लोग देती रहती है चेंज करते हुए। फिर आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब आप पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हो, किसी और एक्सपर्ट को देते हो कि भाई मैं नहीं करूंगा, किसी और को देता हूँ। जैसे जो नाइकी है और एमआरएफ है, वो सब क्या करते हैं? वो खुद कोई चीज नहीं बनाते हैं, वो जो भी काम है वो किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं, अपने पास लाते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा है वो स्पेशलाइज काम कर रहा है, वो एक ही काम कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा और इसकी वजह से हमें एक कॉम्पिटेटिव सुपीरियरिटी बन जाती है, लेकिन इसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है। फिर इंट्रोडक्शन टू सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? जब हमने पूरा पूल बना लिया, पूल बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोग हमारे पास अप्लाई करेंगे उनकी हम पूरी लिस्ट बनाएंगे। उस पूरी लिस्ट को हम बोलते हैं द जॉब एप्लीकेंट्स पूल। इस पूल में से हमें कुछ लोगों को निकालना है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन। इस प्रोसेस में हम बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को निकालते हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंस रहता है, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करता है। सिलेक्शन इज मोर अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे हम ज्यादा ये नहीं सोचते हैं कि किसे निकालना है, बल्कि ये सोचते हैं कि किसको छोड़ना है। इसमें जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं उनको हम निकाल देते हैं। इफेक्टिव सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपने इफेक्टिव मैचिंग करी हो। मैचिंग किसे? जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स से जो मैच कर रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लो। ये क्रिएट करता है फॉर्मेशन फाउंडेशन ऑफ सक्सेस का। जिसका सिलेक्शन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन अच्छा, जो अच्छे लोगों को लेकर आएगा उसका सक्सेस अच्छा रहेगा। सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट रिजल्ट्स इन हाई क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, हाई सेंस ऑफ लॉयल्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट टू वर्क, लेस टर्नओवर रेट एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बेटर रिजल्ट्स। अच्छा सिलेक्शन करोगे तो सारी अच्छी चीजें होंगी। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जनरली क्या होती है? बहुत लेंदी प्रोसेस रहती है और वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन में, और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अलग अलग पोजीशन पे। मान लो अगर एक सीईओ है और एक फोरमैन है, एक फैक्ट्री मैनेजर है, तो दोनों की पोजीशन में अगर वैकेंसी होगी तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होगा। इसमें ज्यादा स्क्रूटनी होगी और इसमें उतनी स्क्रूटनी नहीं होगी। तो इसके
कुछ स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहली बात होती है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे हम एलिमिनेशन कर देते हैं जो भी अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट रहते हैं, जिनके पास स्किल ही नहीं है। हमने बनाया कि भाई बैंक के लिए जॉब करनी है, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन मस्ट रहता है, तो जो ग्रेजुएट नहीं है उसको पहली बार निकाल देंगे। फिर सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, जिसने स्क्रीनिंग पूरी कर ली और जिसने प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लिया, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कर लिया, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड लोग हैं उनका हम टेस्ट करवाते हैं। ये जो टेस्ट है वो सर्टेन स्पेसिफिक मैनर में क्रिएट करे जाते हैं और दीज आर टेकन अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन, मतलब सभी के साथ एक ही टेस्ट लिया जाता है ताकि कोई भी बायस ना रहे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि कैंडिडेट का बिहेवियर, उसका स्किल सेट, उसका एटीट्यूड हम देख सके। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो कि हम करते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हम देखते हैं उसकी एबिलिटी, मेजर द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रास्प। अगर उसकी जो लर्निंग की एबिलिटी है वो जल्दी सीख सकता है किसी चीज को, तो उसे इजीली ट्रेन करा जा सकता है जिससे कि गोल पूरे हो सके। दूसरा टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसका पोटेंशियल टू लर्न अ स्पेसिफिक एरिया। लर्निंग स्किल क्या होता है कि आपने उसको सिचुएशन दी, उसने इंटेलिजेंस टेस्ट कर दिया, अब आपको उसको फाइनेंस के बारे में सिखाना है, तो वो फाइनेंस को अच्छी तरीके से सीख पा रहा है कि नहीं, उसका एप्टीट्यूड, उसका स्पेसिफिक रोल के प्रति किस तरह से उसका रुझान है, उस वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। और कितनी अच्छी तरीके से वो उसको लर्न कर पा रहा है, उसका पोटेंशियल क्या है, आगे किस तरह लर्न कर पाएगा। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि एप्लीकेंट की पर्सनैलिटी, जैसे कि उसका मोटिवेशन, उसका डिसीजन मेकिंग का स्किल, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका इंटरपर्सनल बिहेवियर, इमोशनल बैलेंस कैसा है, वो सब चीजें देखते हैं। फिर अचीवमेंट टेस्ट होता है कि हम जो टेस्टी है वो एक्चुअली जानता है कि नहीं जानता है जो चीज उसने रेज्यूमे में लिखी है, क्योंकि रेज्यूमे में कोई भी कुछ भी लिख सकता है, सीवी में कुछ भी लिख सकता है। तो हम उसे वर्क सैंपल देते हैं, छोटे छोटे पोर्शन देते हैं। तो टेस्टी को हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि उसकी एबिलिटी क्या है। जैसे कि जो कोडिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो छोटा सा कोड लिखवा के देखती है, उसको एग्जीक्यूट करवा के देखती है, अगर काम कर रहा है तो ही रिक्रूट करती है, नहीं तो भगा देती है। फिर सिमुलेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट की एबिलिटी देखी जाती है टू हैंडल वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को किस तरह वो हैंडल करेगा, इफेक्टिवली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसकी एबिलिटी टू डील विद देम इन अ राइट वे। ऐसा नहीं कि वो परेशान हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो हम वो सब चीजों को देखते हैं। फिर ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी में हम हैंड राइटिंग को देखते हैं। हैंड राइटिंग में उसके लाइंस, कर्व्स, लूप, स्ट्रोक्स, जिस तरह से आप लिखते हैं उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी, आपका इमोशनल क्वेश्चन पता चलता है और एक्सपर्ट बैठता है जो चेक करता है। फिर पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। आपके साथ पूरी मशीन मशीन लगा दी जाती है और आपसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे आपकी ट्रूथफुलनेस या डिसेप्टिवनेस पता चलती है। इसमें आपकी ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पर्सपिरेशन, मतलब आपको पसीना वगैरह आ रहा है कि नहीं, वो सब चीजों को देखा जाता है। पिक्चरों में हम ये सब देखते हैं। पर ये क्या कोई कॉमन जॉब में होता है, नहीं होता है। जो बहुत हाई लेवल जॉब होते हैं जिसमें बहुत सीक्रेसी मेंटेन करने की जरूरत होती है, उसमें हम पॉलीग्राफी टेस्ट करके देखते हैं। इंटीग्रिटी टेस्ट होती है जो ऑनेस्टी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, वो उससे पूछते हैं और देखते हैं कि क्या वो किस तरह से काम करता है, whether the employee will perform an act that is unacceptable to the organization। अगर वो ऐसा कोई काम करता है, ऐसे कोई सवाल का ऐसा जवाब देता है जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, तो उसको हम निकाल देंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट के जो इंटरव्यूज रहते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और फेस टू फेस भी हो सकते हैं। ये सबसे इफेक्टिव टूल है सिलेक्शन के लिए। इसमें हम इंटरव्यूई को, मतलब इंटरव्यू मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है, जो बंदा है जो जिसने अप्लाई करा है, और इंटरव्यूअर जो एचआर मैनेजर है जो कि इंटरव्यू ले रहा है। तो जो इंटरव्यू है उसको समझने के लिए बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द एप्लीकेशन, उसकी अग्रीबलनेस, वो कितना अग्री करता है आपसे, उसका मोटिवेशन लेवल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो कितना नर्वस है, कितना कॉन्फिडेंट है, वो सारी चीजों के बारे में हम देख सकते हैं। उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से वो कितना अवेयर है, वो सब चीजें हम देख सकते हैं। जो इंटरव्यू है वो 1 to 1 भी हो सकता है, मतलब एक बंदा के साथ बैठा है, सीक्वेंशियल, मतलब सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हो रहे हैं एक के बाद एक, और हर एक बंदा जो है वो एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड का है जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, आपने 12th फेल सीरीज देखी होगी, उसमें पूरा पैनल बैठा रहता है जो कि अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं और एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ग्रिल करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं अलग अलग फील्ड्स के बारे में। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पोजीशन टू बी फिल्ड, अलग अलग इंटरव्यूज हम लेते हैं। जैसा कि होता है, पहला होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। इसमें कोई स्पेसिफिक फ्लो नहीं रहता है। आईएएस के इंटरव्यू में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं रहता है कि भाई इसमें से ही पूछेंगे। जो आपने लिखा है किसी भी फील्ड से कोई भी चीज पूछी जाएगी, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंटरव्यू फ्रीली टॉक कर सकता है, फ्रीली बात कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है और उससे जज करा जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं, ये बहुत फॉर्मल होते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे कि सीए की आर्टिकलशिप में आप जाने वाले हो, तो उसमें फाइनेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो उसमें एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है, ये सबके लिए सेम रहता है ताकि कोई बायस ना रहे, और इसमें इजी चीज हो सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला रिजिड बन जाता है, जिसकी वजह से लोग अनईजी हो जाते हैं इसको देने में। फिर सिचुएशनल इंटरव्यू क्या होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई जाती है कि अगर ऐसा होगा, आप वहां पे हो, मतलब आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो, आप वहां पे दंगा हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख के रिस्पॉन्स लिया जाता है, देखने के लिए भाई वो इस सिचुएशन में क्या करेगा। बिहेवियरल टेस्ट क्या होता है कि अगर जो इलॉन मस्क वगैरह करते हैं कि आपकी लाइफ की सबसे
प्रॉब्लमेटिक चीज क्या थी जो आपने पास्ट में फेस करी और आपने किस तरह उसको सॉल्व करा, उससे हम उसका बिहेवियर पता करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या करते हैं, हम उससे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं, एग्रेसिव रूड इंसल्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और उसके रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करा जाता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, पूरा ग्रुप रहता है जिसको एक टॉपिक दे दिया जाता है, जिसको वो डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकालते हैं। इसमें उसकी कुछ एबिलिटीज और स्किल्स को टेस्ट करा जाता है, जैसे कि एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, टीम के साथ कैसे काम कर रहा है, उसकी बात करने की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, लीडरशिप स्किल्स कैसी है, इनिशिएटिव कैसे लेता है, असर्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी किस तरह की है उसमें। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जरूरी नहीं है कि हर एक टेस्ट के लिए, हर एक जॉब के लिए मेडिकल टेस्ट करना जरूरी हो, लेकिन क्लियर विजन के लिए, एक्यूरेट हियरिंग के लिए, उसका स्टेमिना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बाकी लोगों को फैल सकती है, कोई ऐसा तो नहीं कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें बाद में उसे कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। वो सारी चीजों को पता करने के लिए हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। ये क्यों लिया जाता है, ताकि वो हम ये देखने के लिए कि वो मेडिकली फिट है, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस को हैंडल करने के लिए वो फिट है कि नहीं। अगर फिट है तो हम उसे आगे जाने देंगे। फिर रेफरेंस चेक, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने दिए हैं, अगर हम कोई किसी बंदे को हमारी फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो हम कम से कम 2 लोगों का रेफरेंस लेंगे, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है और जो डिटेल्स आपने अपनी दी है वो सही दी है या नहीं दी है। जो कैंडिडेट का उसने बोला है कि भाई मैंने ये डिग्री करी है, मैंने वो कोर्स करा है, उन सब चीजों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा उसके कोवर्कर्स और एम्प्लॉयज के थ्रू, ये देखने के लिए कि उसने सही चीज दी है कि नहीं दी है। और ये जो सारे चेक्स हैं ये फोन कॉल्स के थ्रू, जो भी नंबर उसने दिया है, जो उसके रेफरेंसेस, उनको फोन करके पूछा जाता है कि जो इसने बोला है वो सही है कि नहीं, आप इसको जानते हो कि नहीं जानते हो, और इसने ये सारी चीजें करी है कि नहीं करी है। ये दिस विल बी अंडरटेकन ओनली व्हेन द कैंडिडेट सक्सेसफुली पास ऑल द स्टेजेस। सिलेक्शन के इसके पहले के सारे प्रोसेस स्टेजेस आपने पार कर दिए, तब आपकी सारी चीजों को चेक करा जाता है। जॉब ऑफर क्या होता है, कंपनी जो है वो आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देती है, जिसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन अपने लिख देती है, कितनी सैलरी देगी वो आपको लिख देती है। आपके ऊपर रहता है कि इस डेट तक आपको इसको या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट कर देना है। फिर ओरिएंटेशन इंडक्शन, ओरिएंटेशन इंडक्शन क्या होता है कि आप सिलेक्शन की सारी स्टेजेस हो चुकी हैं, अब हम कंपनी में बंदे को लेकर आ रहे हैं। तो ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो नया एम्प्लॉय आया है उसे हम फेमिलियर करते हैं विद द जॉब, जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, को वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन से उसको फेमिलियराइज करते हैं, मिलवाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से ही होता है, जिसमें इंडिविजुअल या कलेक्टिवली सब लोगों को एक साथ भी ऑफिस घुमाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, किस तरह से काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बताते हैं, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट क्या है, रूल्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के, कहाँ पे रेस्ट रूम है, कहाँ पे पार्किंग है, कहाँ पे कैंटीन है, वो सब चीज उसको बताते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि फेमिलियरिटी आ जाती है नए लोगों में, और उनका जो फियर ऑफ अननोन रहता है कि हमें पता नहीं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, तो वो सब हट जाता है, झिझक हट जाती है। फिर फॉर्मिंग एन इंप्रेशन, जो नया एम्प्लॉय है वो उस उसके माइंड में कंपनी के बारे में एक अच्छा परसेप्शन बनता है कि कंपनी अच्छी है, उन्होंने मुझे इंड्यूस करा, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने मुझे इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। फिर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो नए एम्प्लॉय को कुछ मैनुअल्स देती है, हैंडबुक देती है, प्रेजेंटेशन देती है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स, कौन से डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट से ये काम होता है, तो यहाँ से ये होता है, यहाँ पे वो है, इसमें आपको इसको रिपोर्ट करना है, वो सब बताती है। तो जो एम्प्लॉय है वो कॉन्फिडेंट फील करता है और क्लियर फील करता है कि भाई इस कंपनी मुझे ये काम करना है, और कंपनी ने मुझे प्रोसेस के लिए पूरा मैनुअल दे के रखा है। फिर इंडक्शन प्रोसेस में 3 चीजें देखी जाती हैं, जिसमें जो इंश्योर करती हैं कि हम नए जो हायर्स हैं उनको रिटेन और स्पीडीली कंफर्टेबली सेटल कर सकें उनके जो कंस्ट्रक्टिव रोल है उसके अंदर। सबसे पहली बात होती है इंट्रोडक्शन, जो हमने अभी देखा, जिसमें हम उसको अवेयर कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री कैसी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, नेम एंड रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कैसा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर किस तरह के हैं, कंपनी की पॉलिसीज कैसी हैं, उसका इंसाइट कैसा है, जो अलग अलग एम्प्लॉय को बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, वेकेशन भेजते हैं, को वर्कर कौन है, आपके ट्रेनर कौन से हैं, आपके सीनियर कौन से हैं, आपको किससे कौन सी चीज पूछनी है, आपका जॉब का लोकेशन क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरी जॉब में आपको क्या काम करना पड़ता है, वो सब चीजें। फिर सोशलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन कराए जाते हैं, डिस्कशन कराए जाते हैं एम्प्लॉय के वर्किंग में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम किस तरह करते हैं, किस तरह नए रिक्रूट्स को लाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इससे व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड इन द कंपनी, इसका इसका नए बंदे को आइडिया लग जाता है। उससे उसको कंपनी के नॉर्म्स, कंपनी के वैल्यूज, कंपनी के बिलीव्स का आइडिया लग जाता है, ताकि वो वहां पे अच्छी तरीके से जेल कर सके, काम कर सके। फिर आखिरी चीज होती है फॉलोअप में क्या होता है कि कई बार हमने सामने वाले को सिर्फ बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे बोलने और समझने में कुछ गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। उसको पूरा करने के लिए हम एक इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, जिसमें हम एक राउंड टेबल में उसके साथ बैठते हैं कि भाई बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने बताया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि उसे डायरेक्शनलेस फील होता है नए बंदे को, नई ज्वाइनी को, तो वो जो डायरेक्शनलेस फील हो रहा है उसमें वो और क्वेश्चन पूछ सकता है फॉलोअप में, ताकि वो और कंफर्टेबल हो सकता है। दिस वाज द चैप्टर। गुड नाइट।